हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोरावर क्लासेस। आज का हमारा ये जो सेशन है वो सुपर 30 का सेशन है, ठीक है। और हम लोग टेस्ट करेंगे कि आप लोग कहाँ तक सीखे हो साइंस, बिकॉज साइंस जो है वो आपके केबीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करेगा। तो आप लोगों को मैं आज टेस्ट लूंगा कि कौन लोग मेरे साथ हैं, यानी कि सुपर 30 की सीरीज में सेलेक्ट हो रहे हैं। अपना अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना आंसर बताइए कि आपका 30 आउट ऑफ कितने सही होते हैं। एंड लास्ट तक के क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि बीच में मैंने क्वेश्चन थोड़े टफ डाले हैं, लास्ट में मैंने फिर थोड़े इजी डाले हैं। तो जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस ही हम रखे हैं। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहेंगे कि सर हिंदी में आपने नहीं लिखा है। तो देखिए, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश अपने आप मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और इतनी भी टफ इंग्लिश नहीं होती है कि आपको समझ में ना आए। अगर इतनी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप अपने इंग्लिश पे वर्क कीजिए, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी फॉर योर TSSB एंड KBS, ठीक है। सो सबसे पहले इतनी इंग्लिश समझने की बिल्कुल कोशिश किया करो, चाहे भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, ठीक है। वो चाहे हिंदी पढ़ रहा हो चाहे इंग्लिश पढ़ रहा हो, आपको दोनों आना चाहिए, बिकॉज आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए। खैर, पहला तो बहुत आसान है, कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कौन सी ऐसी चारों ऑप्शन में से यूनिट है जो डिस्टेंस की यूनिट नहीं है? तो मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड किलोग्राम। तो बहुत सिंपल है, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। मास को हिंदी में हम द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान की यूनिट जो होती है, यानी द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, यूनिट का मतलब होता है मात्रक, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। और बाकी जो है ये सब के सब किसकी यूनिट है? ये हमारी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। अब मैं अगर एक चीज पूछूं आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। दूरी का जो मात्रक है वो ये तीनों है। चलो मान लेते हैं हम दूरी के जो मात्रक है वो तीनों है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को बता सकता है बहुत ही इजी तरीके से, विदाउट एनी डाउट यू कैन डू इट, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग सारे जोरावर क्लासेस की टीम को देख पाए, ठीक है। जो लोगों ने मिस कर दिया, वो लाइव सेशन ऐसा ही रखा गया था कि जो लोगों ने लाइव देख लिया, ठीक है। अब उसमें मैं तो था नहीं, तो हम भी एक सरप्राइज है, आएंगे कभी आपके सामने। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जल्दी से मुझे आंसर में बताइएगा कि क्या है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। अगला है द किलोग्राम सिंबल केजी। किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? केजी होता है। इज द एसआई यूनिट। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो मात्रक होता है, ये किसका मात्रक है एसआई यूनिट में? तो भैया डिस्टेंस तो होने से नहीं रहा, क्योंकि डिस्टेंस का हमने पढ़ा है अभी लास्ट क्वेश्चन में ही कि डिस्टेंस, यहाँ सवाल ही यही पूछा गया था कि डिस्टेंस में की कौन सी यूनिट नहीं है, तो हमने पढ़ा था किलोग्राम नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस का तो नहीं होगा। मोशन की भी यूनिट नहीं होती है। मोशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोशन इन द सेंस आप वेलोसिटी से कह सकते हो, अगर कोई चीज मूव कर रही है देन इट इज कॉल्ड मोशन। मोशन इज नथिंग बट अगर मूव आपका हो, ठीक है, गति हो आपके अंदर, देन वो मोशन होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे अच्छा आंसर है क्या? मास। मास की यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान होती है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, तो ये मीटर होती है। गति यानी मोशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। जब कोई भी वस्तु क्या हो, कोई वस्तु क्या हो, त्वरण से गुजर रही हो या उसके अंदर एक त्वरण हो, ठीक है। क्लियर हो गया? देन लिखा गया है ऑप्शन, देयर इज ऑलवेज ए इंक्रीज
इन इट्स वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी में हमेशा वृद्धि होगी। दूसरा लिखा गया है देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन इट्स स्पीड, उसकी गति में, देखो वेलोसिटी एंड स्पीड ये दो चीजें डिफरेंस होती हैं, ठीक है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, आपको मैं बहुत डिटेल में कराया हूं। जब आप केबीएस का हमारा कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत डिटेल में वहां पे डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे बनते हैं जो आपको बहुत ज्यादा नंबर जो है वो यहीं से गेन करा सकते हैं। क्योंकि केबीएस के पीआरटी के सेक्शन में अगर आपको साइंस आती है देन यू आर सिलेक्टेड, सिंपल है। क्योंकि देखो सबको नहीं आती है, एक चीज मैं बता रहा हूं, सबको नहीं आती, अगर नहीं आती है तो हमें सीखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मैथ, रीजनिंग और बाकी सारी चीजें आप हर एग्जाम में पढ़ते हो, लेकिन केबीएस ने थोड़ा सा डिफरेंस क्यों पैदा किया है, इसने पीआरटी के सेक्शन में साइंस को डाला है और हाई लेवल की साइंस को डाला है, ठीक है। ये नहीं कि आप रट के चले जाओ और आप पास हो जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट के चले जाओगे और पास हो जाओगे, ठीक है। तो दिया गया है देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज किसमें, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में कहा है। अ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, एक कोई फोर्स होगा जो इस पे हमेशा कार्य कर रहा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी वस्तु एक्सेलरेशन में हो, जैसे नीचे देखो स्लाइड चल रही है, ऐसा लिखा है ना स्लाइड बाय सत्यम दुबे, देन ये एक्सेलरेशन में है, ये देखो मूव कर रही है, ये जो स्लाइड है ये एकदम मूव कर रही है, इसका मतलब आपको ऐसा फील होगा कि स्लाइड के पीछे कोई फोर्स है जो इसको भगा रहा है ऐसे करके, है ना। तो इसी को कहा जाता है कि अगर इसके पीछे कोई फोर्स होगा तभी तो ये भाग रहा है या चल रहा है, कोई मोशन में है। तो उसकी वेलोसिटी, अगर एक किसी भी वस्तु के ऊपर त्वरण हमेशा लगाया जाए, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऊपर रहे, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, स्पीड भी इंक्रीज करेगी। अब वेलोसिटी एंड स्पीड में से माइन्यूट फर्क होता है, फर्क वही होता है जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको वेलोसिटी समझना है तो आप डिस्प्लेसमेंट समझ लो, डिस्प्लेसमेंट समझ लो यानी विस्थापन समझ लो, और अगर आपको स्पीड समझनी है तो आप डिस्टेंस समझ लो, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है। चलिए जितने लोगों ने कोर्स लिया है वो लोग बताएं जल्दी से जल्दी विस्थापन का मात्रक क्या होगा एंड क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्टेंस का जो मात्रक हो, सॉरी डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर होती है? तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हिंदी में इसे बोलते हैं हम सदिश राशि, सदिश राशि, और स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आपको डिस्टेंस समझ में आ गया देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट स्पीड, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है तो मैं इसको अभी बाद में, इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो अब सवाल आता है सर आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जब वेलोसिटी भी बढ़ सकती है, स्पीड भी बढ़ सकती है और उस पर एक फोर्स भी लग सकता है, देन आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑलवेज कि आप जब भी क्वेश्चन लगाना कोशिश करो इंग्लिश में ही सीखने की, बिकॉज हिंदी जो होती है वो गूगल ट्रांसलेटर होती है। चाहे वो आपके एग्जाम में हो, चाहे कहीं भी आप हिंदी देखोगे तो गूगल ट्रांसलेट की होती है। और हिंदी के चक्कर में कभी कभी ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में मैं आपको बताऊं, आप सर्च करना गूगल के ऊपर, मूवमेंट का मतलब आंदोलन देता है। और कभी भी साइंस के सेक्शन में मूवमेंट से, आंदोलन से क्या मतलब है, हम भैया एसएसटी थोड़े ना पढ़ रहे हैं। तो साइंस के सेक्शन में जब वो कन्वर्ट करेगा ना गूगल, तो वो मूवमेंट का मतलब आंदोलन दे देगा। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप समझने की कोशिश किया करो कि मूवमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद आपका ये जो सेक्शन है आपका, जितने भी इंग्लिश के कन्वर्टिंग वर्ड होते हैं वो बहुत ध्यान से समझा करो। लिखा गया है व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखिएगा ध्यान से। जब एक कार ड्राइवर क्या कर रहा है, उसकी स्पीड जो है यानी कि उसकी वेलोसिटी आप कह सकते हो वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की है, और वो अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट।
इसका मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है यानी u की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड एंड उसकी लास्ट की वेलोसिटी कैसे हो जा रही है 0 मीटर पर सेकंड की हो जा रही है। ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन में चेंज हो चुका है। रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन। देखिए जब कभी भी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो वहां पे मंदता आती है, कमी आती है। अब क्या होता है मंदता, तो जो एक्सेलरेशन होता है इसी की वैल्यू अगर आपको माइनस में मिल जाए, एक्सेलरेशन जो होता है इसी की वैल्यू किस में हो जाए, माइनस में हो जाए, इसका मतलब हम चीजों को घटा रहे हैं, हम उसकी स्पीड को घटा रहे हैं। कोई कार कोई बाइक आप चला रहे हो और जब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसमें मंदता आती है, कमी आती है। मंदता का मतलब हिंदी में मंद होने का मतलब होता है धीरे होना, मंद का मतलब धीरे होना, ठीक है। देन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे माइनस हम अप्लाई करेंगे, यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। खैर हमें पता करना है, तो जब भी रिटार्डेशन रहे या एक्सेलरेशन रहे, फाइंड आउट तो आपको एक्सेलरेशन ही करना है। बस ध्यान इतना देना है कि उसका आंसर अगर रिटार्डेशन लिखा है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जैसा कि ये दोनों ऑप्शन है, यानी बी और सी में से ही आंसर आएगा, ऊपर के दोनों अपने आप कट हैं। अच्छा, कह रहा है कि ब्रेक अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, बिल्कुल सही बात है, इन 20 सेकंड। तो टाइमिंग दी गई है 20 सेकंड में, टाइमिंग दी गई है 20 सेकंड में वो जीरो कर देता है। द रिटार्डेशन विल बी, तो जो रिटार्डेशन है, मंदन है, वो कितना होगा। अब बताओ एक फॉर्मूला जिसमें ये सब के सब हो, एक ऐसा फॉर्मूला, गति का ऐसा समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा हम लगाएंगे जिसमें ये चारों के चारों पाए जाए, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला पता होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे तो v की वैल्यू कितनी हो जा रही है 0, u की वैल्यू कितनी दी गई है 10 प्लस a इंटू 20, क्लियर हो गया। अभी ये 10 जब आप इस साइड करोगे तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 20 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो -10/20, देन 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा -हाफ, इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 माइनस के साथ इज इक्वल्स टू a। तो आप देखो हमारा आंसर कौन सा होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब सवाल आता है सर ये जो मात्रक लिखा है मीटर पर सेकंड ये कहां से आ गया। बिल्कुल सही बात है, यहीं से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आप इसको लिखोगे v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a। अब यहां पे क्या हो गया कि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी है, या आप कह सकते हो कि स्पीड माइनस स्पीड है। इसका मतलब स्पीड का जो अंतर होता है, यानी आप डेल्टा वी इसको लिख सकते हो अपॉन टी इज इक्वल्स टू a। तो गति का जो मात्रक होता है, या कह सकते हो कि स्पीड का जो मात्रक होता है, वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड, यानी केवल v, डेल्टा v जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और नीचे जो सेकंड दिया गया है, ये तो सॉरी समय जो दिया गया है उसका मात्रक सेकंड रहेगा ही रहेगा, देन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है a की यूनिट, क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। मैं ये यूनिट क्यों बता रहा हूं, कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसे ही मिले जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां पे क्या है, देखो ये आपका न्यूमेरिकल तो आ रहा है दोनों जगह सेम, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो यूनिट के अंदर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो बहुत ज्यादा टफ बन जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से देखना, और सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, तो जो कोई भी मॉलिक्यूलर मास होता है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये तो भैया मतलब अब वही बात हो गई कि मुझे भी ज्यादा इस पे सर्टेनिटी नहीं लगती है कि इसको अणु द्रव्यमान कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। खैर आप अणु द्रव्यमान समझ लीजिए, ठीक है। अणु द्रव्यमान को किस चीज से हम नापते हैं या किस चीज से हम डिफाइन करते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो लिखा गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of any substance compared with the mass of one atom of carbon 12, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, कभी भी
आप याद रखिएगा, कहीं भी कार्बन 12 दिख जाए तो इसी से हम सारे एलिमेंट का, जितने भी पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, पेरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे उन सबके मास का कंपैरिजन हम कार्बन 12 से करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सोचो, ये मैं क्वेश्चन का लेवल अभी हाई नहीं रखा हूं, बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट किया हूं। हर वीकली आपका ये टॉप 30 का टेस्ट होगा, ठीक है। और इस टेस्ट में जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है, अब आप लोग ईमानदार हो अपने आप से तो आप लोग सही सही बताओगे, ठीक है, वो सोचो कि कभी फेल नहीं होगा केबीएस के एग्जाम में, और उसी का नंबर आने वाला है जो साइंस अच्छे से कर लेगा। मैथ सब करते हैं, रीजनिंग सब करते हैं, हिंदी सब करते हैं, इंग्लिश सब करते हैं, बस साइंस एक ऐसी चीज डाला है केबीएस ने जिसको आपको बदल सकता है आपकी कहानी, ठीक है। सो फोकस ऑन योर साइंस। अगर आप पढ़ रहे थे, छूट गया है तो फिर से लग जाइए, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है KNO3। आप लोग अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो अब जाके ऐप डाउनलोड कर लो, देख लो लेवल क्या है। अभी मैं नॉर्मल लेवल रखा हूं, अगर मैं पूछूं तो इसी में से मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ सकता हूं, इसी के मॉलिक्यूलर मास को पूछ सकता हूं, बहुत सारी चीजें मैं यहां से निकाल सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर, या कह सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक ही टॉपिक से निकाल सकता हूं। सो इसलिए जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, केबीएस का जो कोर्स है वो आप वहां से डेमो क्लास लीजिए, एंड प्लीज रिकमेंड करूंगा साइंस का स्पेशल कोर्स आपको वहां पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि साइंस जो है वही आपके नंबर को इंक्रीज कर सकती है। सो आप प्लीज, अगर आप बहुत सारे कोर्स नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज साइंस का कोर्स जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और लेने के बाद सर से कांटेक्ट करके मेरे पास जरूर कांटेक्ट में आ जाइएगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आ जाइए, आप लोग खुद से कांटेक्ट करिए सर को और पूछिए कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कैसे हम उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग खुद सर से पूछ के और जल्दी से जल्दी मेरे टच में आ जाइए, देन आपका साइंस जो है वो बेटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट एक्स इज डाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब होता है इसके पास दो वैलेंसी है, एंड अनदर एलिमेंट y इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है चार, केमिस्ट्री की गिनती होती है, ध्यान समझिएगा। एक को हम मोनो बोलते हैं, एक को मोनो बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, तीन को ट्राई बोलते हैं, ठीक है, चार को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा कहते हैं, पांच को पेंटा कहते हैं, पांच को पेंटा कहते हैं, छह को हेक्सा कहते हैं, ठीक है, सात को हेप्टा कहते हैं, हेप्ट बोलते हैं, ठीक है, आठ को ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट, नाइन को नोन बोलते हैं, ठीक है, एंड 10 को डेक बोलते हैं। देन दिस इज द इंपॉर्टेंट काउंटिंग। तो आज से घर पे 1 2 3 4 मत याद करना, इकाई दहाई, एक इकाई दो इकाई मत याद करना। मोनो डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो टेट्रा का मतलब होता है चार वैलेंसी है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट्स विल बी, देखिएगा ध्यान से, अगर आपके एक्स के पास, देखिएगा ध्यान से क्या है, यक्स के पास जो वैलेंसी होती है वो दूसरे कंपाउंड के पास जाती है, और जो वाई के पास वैलेंसी होती है वो यक्स के पास आती है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन चलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं यक्स एंड वाई, और यक्स की वैलेंसी 2 दी गई है, वाई की वैलेंसी 4 दी गई है, तो ये फिर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2, यानी यक्स के साथ 4, वाई के साथ 2। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम दोनों को काटने लायक रहेगा ना तो हम काट देंगे, तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी इसको लिख सकते हैं x टू y, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। क्लियर हो गया, x टू y यानी आंसर हो गया C। ये वैलेंसी लिखने का तरीका है जिसको मैंने कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, काफी लेंदी सेक्शंस हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से वहां पे पढ़े हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज आप जाइए, कांटेक्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, यही वो डिफरेंस है साइंस जो आपके केबीएस में आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे वो दूसरा बंदा करेगा तो सिलेक्शन तो वही लेगा ना, तो इसलिए आपको लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एक मोल जो वाटर होता है, याद रखिएगा कोई भी एक मोल में
6.022 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा, चाहे वो वाटर का पूछे चाहे जिसका पूछे, अगर उसमें एक मोल है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, ठीक है। देन हमारा आंसर आपको क्लियर ही हो गया होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो जो किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लो ये एटम है तो इसका न्यूक्लियस ऐसे बीच में होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस किससे किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, किसी भी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे घूमता रहता है। क्लियर हो गया? तो इसमें जो न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। देन the average velocity of a body is equal to the mean of its initial and final velocity, मतलब लिखा गया है कि एक कोई वस्तु है उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी की मीन है, औसत है, माध्य है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ये तो फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो ये आपको बताना है कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यानी इनिशियल वेलोसिटी अलग है, फाइनल वेलोसिटी अलग है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है या एक समान है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, इसका मतलब होता है एक समान। वेरिएबल का मतलब होता है बदल रहा होता है, ठीक है, बदलना, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिएबल मतलब एक समान गति से बदल रहा है, एक समान गति से बदल रहा है, ठीक है। और जीरो का मतलब आपको पता ही है। तो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का पता करके, पढ़ के, कहीं से भी बुक्स से निकालो, आपको ढूंढ के इस क्वेश्चन को आंसर बताना है। दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A straight line in S and T graph parallel to the y-axis shows। अब देखो S and T ग्राफ का मतलब क्या होता है? सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, T फॉर सेकंड हो गया, S फॉर हो गया स्पीड, T फॉर टाइम एंड S फॉर हो गया स्पीड, ठीक है। तो S एंड T ग्राफ, समय जो होगा वो हमेशा इस तरह से बना होगा, नीचे की तरफ बना होता है। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कभी आप इस तरफ मत बनाइएगा। और हमारी जो स्पीड है वो आपकी इस तरफ बनी होती है, यहां टाइम बना होता है, ठीक है। अब कहा है कि ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है। कहा है कि जो एस एंड टी ग्राफ है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से है जो ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं समय को यहां पे 10 सेकंड ले लूं, 20 सेकंड ले लूं, 30 सेकंड ले लूं, यहां पे स्पीड ले लूं, यहाँ पे 50 कर लेता हूं, यहाँ पे 60 कर लेता हूं, यहाँ पे 70 कर लेता हूं, तो अगर आप देखोगे कि जब जीरो था समय तब भी स्पीड क्या है? 60 है। जब समय 10 था तब भी स्पीड 60 है, जब समय 20 था तब भी स्पीड 60 है, जब समय 30 था तब भी स्पीड क्या है? 60 है, ठीक है। यानी कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में आप कौन सी चीज फाइंड आउट कर सकते हो? तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट इट, आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्पीड है वो एक समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी। कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर हो गया? तो अगर स्पीड और टाइम के ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई चीज, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, हमेशा बनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, a straight line parallel to the x-axis in velocity time graph। अब देखो मैंने आपको बताया टाइम हमेशा हम नीचे लेंगे और पैरेलल टू x-axis है,
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसे ग्राफ होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये है वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये है हमारा टाइम। ठीक है, इसका मतलब 0 एंड 10 पे 10 ही सेकंड पे इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है इस चीज को, कि कोई भी चीज हो वो 10वें सेकंड पे 0 के भी स्पीड में हो, और उसी 10वें सेकंड पे 20 की भी स्पीड में हो, उसी 10वें सेकंड पे 30 की स्पीड में हो, उसी 10वें सेकंड पे 40 की स्पीड में हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप खुद सोच के देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, और वो आपको क्या बताएगा, यही तो बताएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो आंसर होगा दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टुवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड, और वो 4 सेकंड में क्या करती है, वापस आती है। इफ g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ u इज व्हाट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक वस्तु जो है वो ऊपर से छोड़ी जाती है, वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऊपर से छोड़ी जाती है u वेलोसिटी से। ठीक है, मतलब नीचे से छोड़ी जाती है ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, और वापस आती है 4 सेकंड में। जहां से छोड़ी जाती है वहीं पे वापस वो टोटल 4 सेकंड में आती है। तो याद रखिएगा, अगर मान लो मैं यहां से कोई चीज ऊपर की तरफ छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर छोड़ा, यहां तक गया, ये टॉप पॉइंट पे, यस। अब इस ऊंचाई को यानी इस दूरी को मैं यक्स ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, इस दूरी को मैंने क्या ले लिया, यक्स ले लिया। तो ये जो वस्तु है वो तो पहले गई है, फिर वापस भी तो आएगी। इसने कहा है वापस आ रही है, फिर ये वापस आएगी ऐसे इस पॉइंट पे। इस दोनों काम को करने में एक बार यक्स दूरी तय की है, एक बार यक्स दूरी वापस आई है, तो दो काम की है ना। तो टोटल जो डिस्टेंस हुई, अगर हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो डिस्टेंस जो हो गई इसकी टोटल, ठीक है, वो हो गई हमारी कितनी, वो हो गई 2x। ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। जहां पे g की वैल्यू कितनी दी गई है, g या इसी को a कह सकते हो, इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइमिंग जो है वो कितनी दी गई है, 4 सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या है वो मान। ठीक है, तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि u की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ u इज, कितनी स्पीड से हम ऊपर फेंके हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है, बट आपको यहां पे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। देखिए, जब ये नीचे आ जाएगी, ध्यान समझिएगा, एक बार जब ये ऊपर जाएगी इस पॉइंट पे, तब इसकी स्पीड यहां पे जो होगी ना, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी। फिर यहां से स्टार्ट होगी, और यहां पे आके फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गया? देन ऑब्वियस सी बात है कि जितना इसको जाने में टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा। तो अगर हम एक तरफ की बात कर लें, किसी भी एक तरफ की बात कर लें, तो उसमें टाइमिंग जो हो जाएगी वो 2 सेकंड की हो गई। क्लियर? जी का मान आपको 10 मिला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जानी है। देन अब चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा, माइनस में होगा ए की वैल्यू, यानी जी की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी। देन हम यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे बनता है, v इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी लिखा जाता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो a की वैल्यू है, यानी जहां पे हम g लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। देन फॉर्मूला जो होगा u v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी होगा। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू 0 हो जानी है, u हमें पता नहीं है, माइनस 10 इंटू 2, तो ये 20 हो जाएगा, 20 इधर कर दो तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड u की वैल्यू। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी u की वैल्यू कितनी है, 0 है, ट्रेवल्स 20 मीटर, डिस्टेंस दे दी गई है 20 मीटर की, इन फर्स्ट 2 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड दिया गया, एंड 160 मीटर, तो इसकी वैल्यू s1 ले लो और इसकी t1 ले लो। अभी अगले जो 160 मीटर की डिस्टेंस है उसको वो
t2 सेकंड यानी 4 सेकंड में तय करता है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को एंड इस क्वेश्चन को दोनों को आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे यानी 14-15, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखा गया अ कार इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ, कैसे लगाना है मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आपसे पूछा गया 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले आपको पता करना है कि इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है और इस टाइम के लास्ट में वेलोसिटी क्या है, यानी 7 सेकंड के 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो आपको पहले 6 सेकंड तो अपने आप पता चल जाएगा, 7वें सेकंड पे आपको वेलोसिटी पता करनी है, तो पहले आप यहां से ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेना और फिर ए की वैल्यू जब यहां से फाइंड आउट करोगे तो यहां से v फाइंड आउट करोगे, वो जो v होगा वो इसकी u बनेगी, ये जो v होगा वो इसकी u बनेगी, इसकी u जब बनेगी तो फिर इसका जो v होगा वो इसकी वेलोसिटी होगी, 7 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वही होगी आंसर, यानी यहां से v आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखा गया अ कार इज ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। आपको चेंज करने आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, जब भी हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो चूंकि हम छोटे की तरफ जा रहे हैं इसलिए 36 इंटू 5/18, ठीक है। तो u की वैल्यू जो हो जाएगी 18 दूना 36, फिर ये 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करे समझ लो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में है, एंड रिटार्ड्स द कार यूनिफॉर्मली, और कार को एक नॉर्मल तरीके से, एक समान तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। द कार स्टॉप्ड इन 5 सेकंड, यानी कि कार की फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। टाइमिंग हो गई 5 सेकंड की। फाइंड द डिस्टेंस, तो पहले एक्सेलरेशन तो पता कर लो भैया, एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, आपको पता करना है पहले वाले समीकरण से जिसमें हम v इक्वल्स टू u प्लस at रखते हैं। आपको सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू अपने आप माइनस में आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे समीकरण से ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आपको फाइंड आउट कर लेना है s की वैल्यू। आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं इसको लगवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।